जमीन के ऊपर अमीर सास, नीचे गरीब बहुएं। माँ देखो ना कैसे कीड़े मकोड़े निकल रहे हैं जमीन के अंदर से, ये मुझे काट लेंगे माँ। मेरे पैर पर एक कान खजूरा चिपक गया, इसे निकालो माँ। हे भगवान, कोई जल्दी से सोनू के पैर से कान खजूरा निकालो, वरना ये उसके पैर के अंदर चला जाएगा। ऐसे तड़पाने से अच्छा है कि भगवान तू हमें अपने पास बुला ले। हम अपने आंखों के सामने अपने बच्चों को ऐसे नहीं देख सकते भगवान। आखिरकार कब तक हमें इस जमीन के अंदर रहना होगा? आखिरकार ऐसी भी क्या मजबूरी रही थी इन पांचों बहुओं की, जो अपने बच्चों के साथ इन्हें इस तरह जमीन के अंदर रहना पड़ रहा था, जहां रात से भी ज्यादा गहरा अंधेरा, बदबू, कीड़े मकोड़े थे। आइए इसे जानने के लिए हम कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। चलो, सारे कपड़े तो धुल गए, अब बस माँ जी की साड़ी रह गई, इसे भी धो लेती हूँ। पायल अपनी सास अम्बावती की साड़ी को थापी से मारते हुए साफ कर रही होती है कि तभी अचानक अम्बावती की साड़ी थोड़ी सी फट जाती है और तभी अमरावती भी बाथरूम में आ जाती है। करम जली, तूने मेरी इतनी महंगी साड़ी फाड़ दी, तेरी ये जरूरत नहीं। माँ जी, मैंने जानबूझकर नहीं फाड़ी, मुझसे गलती से फटी है। अभी तेरी इस गलती को सुधारती हूँ। जिस तरह तूने मेरी साड़ी फाड़ी है, ठीक उसी तरह से तेरी चमड़ी फाड़ दूंगी। अमरावती पायल के हाथ से थपकी लेकर 6 महीने की गर्भवती पायल को बुरी तरीके से मारने लगती है। पायल के चिल्लाने की आवाज सुनकर बाकी की बहुएं बाथरूम में आ जाती हैं और अपनी सास को रोकती हैं। ये आप क्या कर रही हैं? ये तो देखिए कि पायल पेट से है। तो मैं क्या करूं? मेरे बेटों ने तुम जैसी 5-5 गरीब लड़कियों को लाकर मेरी छाती पर बिठा कर रख दिया। पहले तुम्हें रोटी खिलाओ और बाद में तुम्हारी औलाद को, और अब तो तुम लोग मेरा नुकसान भी करने लग गए हो। आज तो मैं इसे छोड़ रही हूँ, लेकिन आइंदा ऐसा कुछ हुआ तो जलाकर रख दूंगी। इतना कहकर अम्बावती थापी फेंक कर वहां से चली जाती है। चारों बहुएं मिलकर पायल को उठाती हैं और उसकी चोट पर दवाई लगाने लगती हैं। कब तक हमें माँ जी के अत्याचारों को सहना पड़ेगा? हमारे पति भी यहाँ नहीं है। माँ जी ने बड़ी चालाकी से उन सबको काम के सिलसिले में बाहर भेज दिया ताकि वो हम पर इसी तरह अत्याचार करती रहें। समय गुजरता है और एक दिन, बहुत भूख लग रही है, एक और रोटी खिला दो ना। मेरे बेटे को भूख लग रही है, तू एक और रोटी खा ले। माया मोनू को एक एक्स्ट्रा रोटी खिला देती है कि तभी अम्बावती ये देख गुस्से में माया के पास आती है। इससे घर का राशन क्या तेरे माँ बाप भरवाते हैं, जो तू अपनी औलाद को एक्स्ट्रा रोटी खिला रही है? ये मेरी औलाद होने के साथ साथ आपका पोता भी तो है ना। मैं तुम लोगों को अपनी बहू मानती हूँ और ना ही इन्हें पोता, समझी? एक रोटी की कसर तुम लोग 4 खाना ना खाकर गुजारोगी। अम्बावती अपनी 5 बहुओं और अपने दोनों पोतों का 4 दिन तक खाना बंद कर देती है। 5 बहुएं कुछ नहीं कर पाती। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और अम्बावती के पति मनोहर की तबीयत काफी खराब हो जाती है और अब मनोहर सिर्फ कुछ देर का मेहमान होता है। बाबूजी, गंगा जल पी लीजिए, इससे आपको थोड़ा सुकून मिलेगा। जैसे ही मनोहर तारा के हाथों से गंगा जल पीता है तो वहीं अपने प्राण त्याग देता है, जिसे देख अम्बावती कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पति मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। ये तुम 5 की वजह से हुआ है। तुम 5 ने अपने मनहूस हाथों से न जाने इन्हें क्या पिला दिया। माँ जी, ऐसा नहीं है, हमने बाबूजी को कुछ गलत नहीं बल्कि गंगा जल पिलाया है। तुम मनहूसों के हाथ का छुआ हुआ गंगा जल भी कब विष बन जाए इसका पता नहीं। निकल जाओ मेरे घर से। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुम लोगों को, अब और नहीं। ऐसा मत करिए, हम 5 कहाँ जाएंगी? पायल पेट से है और हमारे तो बच्चे भी हैं। हमारे घर के पीछे जो सुरंग है ना, उसके अंदर जाकर मरो बसो या मर जाओ, लेकिन मेरे घर से निकल जाओ। अम्बावती अपनी 5 बहू और उनके बच्चों को धक्के मार के घर से बाहर निकाल देती है, जिसके बाद अब वो सब घर के पीछे बनी छोटी सी सुरंग के अंदर जाती हैं और अपने घर के नीचे जमीन में जाकर बैठ जाती हैं। जमीन में चारों तरफ से अंधेरा ही अंधेरा था। मुझे यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। घर से निकलते समय मैंने मोमबत्ती और थोड़ा सामान ले लिया था, मैं अभी मोमबत्ती जला देती हूँ। माया जमीन के अंदर मोमबत्ती जलाकर रख देती है और अब सभी उस मोमबत्ती की रोशनी के सहारे जमीन पर बैठ जाते हैं कि तभी अचानक पायल के कमर और पैरों में काफी दर्द होने लगता है। क्या हुआ पायल, तुम ठीक तो हो ना? छोटी सी जगह में ठीक से बैठा भी नहीं जा रहा है और ना ही पैर फैला सकती हूँ। बहुत दर्द हो रहा है पैर और कमर। छोटी सी जगह में सभी लोग बड़ी मुश्किल से रात गुजार पाते हैं। अगले दिन सभी को बहुत जोरों से भूख लग रही होती है, लेकिन किसी के पास भी खाने के लिए पैसे नहीं होते कि तभी मोनू और सोनू दोनों बच्चे एक पन्नी में सब्जी और एक पन्नी में पूरी लेकर जमीन के नीचे आते हैं। माँ, चाची देखो, हम लोग पूरी और सब्जी लेकर आए हैं। ये तुम लोग कहाँ से लेकर आए हो? तुमने कहीं चोरी तो नहीं की?
अरे नहीं, हमारे स्कूल में दोपहर का खाना मिलता है ना, तो हम वहीं से ये सब लेकर आए हैं। अब आप सब लोग जल्दी से खाना खा लीजिए। उन दोनों छोटे बच्चों की समझदारी देखकर सभी बहुओं की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अब वो सब बच्चों के मिड डे मील को खाने लगते हैं। जहां एक तरफ जमीन के नीचे रह रही पांचों बहुएं बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही थीं, तो वहीं जमीन के ऊपर रह रही अमीर सास अपने बड़े से घर में ऐशो आराम से जिंदगी गुजार रही थी। ये गर्मा गर्म पनीर और प्याज के पकौड़े और ये मसाला चाय पीने का मजा ही कुछ और है। उन पांचों मनहूसों के ना होने की वजह से घर में कितनी शांति है ना। कितने सारे मच्छर हैं, काट काट कर आधा किलो खून पी गए हैं। लेकिन ये अचानक इतनी गंदी बदबू कैसे आ रही है? लगता है जैसे कुछ सड़ गया हो। पायल जैसे ही मोमबत्ती उठाकर थोड़ा जमीन में आगे की तरफ जाकर देखती है तो उसे वहां पर ढेर सारा कूड़ा मिलता है, जिसमें से काफी गंदी बदबू आ रही थी और उस पर काफी मच्छर भी भिनभिना रहे थे। लगता है किसी ने सुरंग के दरवाजे से इस कूड़े को यहाँ फेंक दिया। क्या जिंदगी हो गई है हमारी। मच्छर, गंदगी, कूड़े और जमीन के नीचे रहकर हमें अपने दिन काटने पड़ रहे हैं। आज की बिरयानी तो बड़ी ही गजब की बनी है। बिरयानी खाने के बाद आराम से अपना मनपसंद सीरियल देखते हुए सोऊंगी। जहां एक तरफ जमीन के ऊपर रह रही अमीर सास की जिंदगी ऐशो आराम से कट रही थी, वहीं जमीन के नीचे रह रही पांचों गरीब बहू पल पल करके मर रही थी। ऐसे ही समय गुजरता रहता है। पांचों बहू हर रात की तरह अपने बच्चों के साथ जमीन के नीचे सो रही थी कि तभी अचानक जमीन के अंदर से कीड़े मकोड़े निकलने शुरू होते हैं, जो उन सब पर चढ़ने लगते हैं, जिसके चलते उन सब की आंखें खुल जाती हैं और वो उन कीड़ों को अपने आप से दूर करते हैं कि तभी सोनू के पैर पर एक बड़ा सा कन खजूरा चिपक जाता है। इस कीड़े को मेरे पैर से हटाओ माँ। सोनू बेटा, मैं इसे हटा रही हूँ, डरो मत। एक कपड़े की मदद से माया उस कन खजूरी को उठाकर सीधा सुरंग के बाहर ले जाकर फेंक देती है और अब पूरी रात वो लोग जमीन के नीचे रहते हैं। और ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। जहां अमीर सास हर रोज की तरह अपनी जमीन के ऊपर वाले घर में आराम कर रही होती है, वहीं गरीब बहुएं जमीन के नीचे बैठकर अपनी किस्मत को कोस रही थी कि तभी अचानक जमीन के नीचे हल्की हल्की हलचल मचने लगती है। ये क्या तारा, ये जमीन हिल क्यों रही है? भूकंप आ रहा है। जमीन के नीचे रहने की वजह से पांच बहू को और उनके बच्चों को उस भूकंप से इतनी हानि नहीं पहुंचती जितना जमीन के ऊपर रह रही अंबावती को पहुंचती है। घर की चीजों को हिलता देख अंबावती जल्दी से अपने बड़े से घर से बाहर निकल आती है और देखते देखते भूकंप की वजह से अंबावती का बड़ा सा घर टूटकर मिट्टी में मिल जाता है। ये क्या हो गया? ऐसा नहीं हो सकता, मेरा घर नहीं टूट सकता। भूकंप आने की वजह से उसे सुरंग के रास्ते पर काफी सारी मिट्टी जम जाती है, जिससे पांच बहुएं अपने हाथ से निकालकर सुरंग से बाहर निकल आती हैं और देखती हैं कि मेरा घर टूट गया, मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास रहूं? माँ जी, आपने भले ही हमें अपने घर से निकाल दिया हो, लेकिन हम आपको ऐसे बेसहारा नहीं छोड़ सकते। आप हमारे साथ चलिए। पांचों बहू अपनी सास को अपने साथ जमीन के अंदर ले जाती हैं और अंबावती देखती है कि जमीन के नीचे की सारी जगह अंधेरे से घिरी हुई कोनों कोनों में अभी भी छोटे मोटे कीड़े हैं और काफी ज्यादा बदबू भी आ रही है। ऐसी हालत में अपनी बहू को रहता देख और अंबावती को अपने किए पर काफी पछतावा होता है। इसी के साथ अंबावती ये भी देखती है कि उसने भले ही अपनी पांचों बहू को घर से निकाल दिया था, लेकिन उसकी पांचों बहू ने उसे सहारा दिया। मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानती थी कि मेरी वजह से तुम इतनी परेशानी में हो। अपनी नफरत के कारण मैंने तुम सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी और भगवान ने मुझे उसके कर्म का फल दिया है। माँ जी, जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। आप ऐसे अपने आप को मत भूलिए। तुम सबको यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है, चलो मेरे साथ चलो। अपनी पांचों बहू और पोतों के साथ सीधा बैंक जाती है और वहां से पैसे निकाल कर उन सब के साथ एक किराए के मकान में रहती है। वहीं दूसरी तरफ अपने जीवन की सारी जमा पूंजी लगाकर अंबावती दोबारा से जल्द ही अपना घर बनवाती है और अब पांचों बहू और पोतों का काफी अच्छे से ध्यान रखती है। वहीं अंबावती के पांचों बेटे भी अब कुछ दिनों के लिए घर आते हैं और अपनी माँ और पत्नियों में इतना प्यार देखकर काफी हैरान होते हैं। अरे, ये उल्टी गंगा कहाँ से बह रही है? आप हमारी पत्नियों को प्यार कर रही हैं? समय के साथ इंसान को उसकी भूल पता चल जाती है। अब ये पांचों बहुएं नहीं बल्कि बेटियां हैं। जहां रात को सभी लोग सोते हैं, वहीं रात के समय मालिनी के घर की रसोई से बहुत जोर से हंसने की आवाजें आ रही थी। क्या बात है, आज तो दावत में कोई चीज नहीं रही। आज हमारे खाने की टेबल चकाचौंध लग रही है। मजा ही आ गया इतना सारा खाना देखकर। अरे जल्दी से दावत शुरू करो, कहीं हमारी सास की नजर ना लग जाए दावत के ऊपर।
देखो ना, माँ जी के ना होने का फायदा हम कितने अच्छे से उठा रहे हैं। काश कि हमारी सास इस घर में होती ही नहीं तो हम रोजाना ही इस तरह की दावत का मजा उठा रहे होते। ये बढ़िया बढ़िया पकवान, ये गर्मा गर्म खाना, और ये देखो ना, कोल्ड ड्रिंक, दूध भी हम अपनी मर्जी से पी सकते हैं। कितनी मजे की बात है। तभी वैशाली सभी को उनके चश्मे देती है। हम पांचों गर्भवती बहू की पार्टी में ये चश्मे तो रह ही गए, अब आएगा असली मजा। वैशाली के दिए काले चश्मे पांचों बहू पहन लेती हैं और बढ़िया बढ़िया पकवान का रसोई के अंदर ही आनंद उठा रही होती हैं। उन्होंने रसोई में खाने की टेबल को एडजस्ट किया था। वो रसोई कोई रसोई नहीं बल्कि मौज मस्ती का माहौल दिखाई दे रहा था। तभी दरवाजा बजने की आवाज आती है। देखो ना, अब हमारी इन खुशियों को नजर लगाने कौन आ गया। कौन है जो रसोई का दरवाजा पीट रहा है? मैं तो जाने नहीं वाली हूँ अपनी पार्टी छोड़कर। जिसे जाना है वो जा सकता है। तभी बाहर से उनकी सास जोर जोर से चिल्ला रही होती है। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। तुम पांचों रसोई के अंदर क्या कर रही हो? अरे भगवान, कहीं मेरा सारा का सारा राशन खत्म तो नहीं कर रही हो? दरवाजा खोलो। इस तरह मालिनी जोर जोर से चिल्ला रही होती है, लेकिन रसोई के अंदर पांचों बहू उसकी आवाज सुनकर जोर से हंसते हैं, जैसे उनके ऊपर उनकी सास की आवाज का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। तभी अचानक से मालिनी की आंखें खुलती हैं और उसका सपना खत्म हो जाता है। ए भगवान, ये कितना भयानक सपना था। लगता है मेरी पांचों बहू की नजर मेरे घर की रसोई पर ही है। मालिनी नींद से आधी रात के समय उठने के बाद सबसे पहले अपने चेहरे पर से सारा पसीना पोंछ लेती है और फिर रसोई की तरफ जाने लगती है। वो रसोई को देखती है। मुझे यकीन है कि मेरी पांचों बहू एक दिन इस रसोई को खाली कर ही देंगी, इसलिए पहले ही सतर्क हो जाती हूँ और अपनी रसोई में ताला लगा देती हूँ। मालिनी इतना कहने के बाद हर एक चीज पर ताला लगाती है, जैसे फ्रिज, अलमारी, ड्रॉर्स और भी खाने पीने की जितनी भी जगह होती हैं, हर तरफ ताला ही ताला होता है। हाँ, अब जाकर मुझे थोड़ा सा सुकून मिला है। अब लगता है जैसे मेरी रसोई सुरक्षित है। अब मैं आराम से सो सकती हूँ। मालिनी इतना कहने के बाद अपने कमरे में आ जाती है और आराम से सो जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, पांचों गर्भवती बहू नींद से उठती हैं और रसोई के अंदर जाती हैं। कल रात मैंने ठीक से खाना नहीं खाया, इसलिए पूरी रात मुझे नींद नहीं आई, और अब ये रसोई में ताले देखकर तो मेरा सर चकरा रहा है। पता नहीं क्या सोचकर हमारी सास ने रसोई की हर एक जगह पर ताला लगा दिया। अरे हम इतना खाते हैं क्या? हम कुछ कहते हैं या नहीं, लेकिन हमारी सास को सभी चीज समय पर मिल जाती है, लेकिन फिर भी उनकी नीयत इतनी बुरी है कि वो अपनी गर्भवती बहू को देख नहीं सकती। पांचों बहू अपनी सास के उठने का इंतजार करती हैं। मालिनी अपने बेटों के उठने से पहले ही रसोई में आती है और सभी चीजों पर से ताला हटा देती है। उसके बाद वो अपनी पांचों गर्भवती बहू को देखकर कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे जीत जाओगी? अरे मैं सब जानती हूँ तुम्हारी चालाकियों के बारे में और तुम्हारी प्लानिंग के बारे में। माँ जी, हम तो कुछ खाते भी नहीं है और आप तो घर में कुछ अच्छा बनवाने भी नहीं देती हो। बोल तो ऐसे रही हो जैसे इस घर का खाना खाती ही नहीं हो। अब एक ही दिन मैं तुम्हारे लिए पूरा गोदाम खाली करवा दूं क्या? शालिनी की ये बात पांचों बहू को हैरान कर देती है। इतने में मालिनी एक मुट्ठी चावल, एक मुट्ठी दाल निकालकर पांचों बहू को देती है। ये चावल है, ये दाल है, जल्दी से बना दो नाश्ते में, और रोटी मेरे बेटों के लिए अच्छे से बना देना। मालिनी इतना कहकर वहां से चली जाती है और पांचों बहुओं को बहुत बुरा लगता है। बस बहुत हुआ। अब आज की रात हम अपने पतियों को बताएंगे कि माँ जी हमारे साथ ऐसा व्यवहार करती हैं। पांचों बहू मजबूर थी। वो पांचों अपनी सास के कहे अनुसार रसोई में खाना बनाती हैं, जो सिर्फ उनकी सास और उनके पतियों को ही नसीब होता है। अरे बहू, जितना हल्का खाना खाओगी उतना ही अच्छा रहेगा। डाइट भी बनी रहेगी और रसोई का राशन भी कुछ दिन फालतू चल जाएगा। वैसे तो जब से तुम पांचों इस घर के अंदर आई हो, राशन तो यहाँ आता है, वहाँ खत्म हो जाता है। माँ जी, हम इतना भी नहीं खाते जितना आप बढ़ा चढ़ाकर बोलती हो। मालिनी सेजल को कोई जवाब नहीं देती। वो टेढ़ा मुंह करके वहां से चली जाती है, जिसके बाद पांचों बहू अपने पतियों को अपनी सास के करतूत के बारे में बता देती हैं। कुणाल, ये सब कब तक चलता रहेगा? माँ जी हमारे ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। ऐसे तो हमारी सेहत और बच्चों को नुकसान हो सकता है। अर्जुन, कुछ करो। माँ जी को समझाओ कि वह हमारी डाइट का ध्यान रखे, नहीं तो उनकी कंजूसी से हमारी हालत खराब हो जाएगी। तुम्हें पता भी है तुम मेरी माँ के बारे में क्या बोल रही हो? अरे मेरी माँ बहुत अच्छी है। आज तक उन्होंने हमें कभी परेशान नहीं किया। भला तुम्हें कैसे परेशान कर सकती है? अरे तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन ये हकीकत है। माँ जी हमारे साथ बहुत बुरा बर्ताव करती हैं। पांचों बेटे उनकी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं।
इसी के चलते पांचों बहू भूखी प्यासी रह जाती हैं। एक दिन रात के समय घर में जितना भी खाना होता है मालिनी अपने बेटों के साथ खा लेती है और 5 बहू के लिए कुछ नहीं बचता सिवाय एक रोटी सब्जी के। भगवान, आज फिर से खाना नहीं बचा। माँ जी की कंजूसी के चलते आज फिर हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। पांचों बहू एक ही कटोरी में अपनी एक एक रोटी खा रही होती हैं कि तभी उनकी सास मालिनी आ जाती है। हे भगवान, बहू इतनी बड़ी कटोरी में सब्जी लेकर बैठी हो, तभी तो घर में खाने की कमी होती है। राशन तुम्हारे माता पिता थोड़ी ना रख रहे हैं यहाँ पर लाकर। माँ जी, यही तो समय है कि हम अपनी डाइट पर ध्यान दें ताकि बच्चे स्वस्थ हों। अच्छा बहू, बोल ऐसे रही हो जैसे तुम्हें खाने को मिलता ही नहीं है। अरे जितना मिलना चाहिए मैं उतना दे देती हूँ, और अगर तुम्हें कुछ ज्यादा की उम्मीद है तो एक काम करो, अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और अपने मायके पहुँच जाओ। मैं भी देखती हूँ कितनी हट्टी कट्टी होकर वहाँ से वापस आओगी। इतना कहकर मालिनी गुस्से में वहां से चली जाती हैं। वो तो चली जाती है लेकिन उसकी पांचों बहू रोती रह जाती हैं। कैसी सास है हमारी, उसे हमारी जरा भी परवाह नहीं है। हमारी तो छोड़ो, इन बच्चों की भी नहीं है। काश कि हमारी कोई सास ही ना होती तो ही सही रहता। कम से कम ऐसे दिन तो ना देखने पड़ते। जैसा हमारी सास हमारे साथ करती हैं वैसा तो पुराने जमाने की सास भी अपनी बहू के साथ नहीं करती होंगी, लेकिन इतनी कंजूसी करनी ठीक नहीं। इस तरह पांचों गर्भवती बहू बहुत ज्यादा परेशान थी। ऊपर से खाना ठीक से न मिलने की वजह से उनकी तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगती है और वो चक्कर खाकर गिर जाती हैं। एक दिन पांचों की बहुत ज्यादा तबीयत खराब होती है और वो बेहोश हो जाती हैं। उनकी हालत देखकर अनुराग डॉक्टर को घर पर बुलाता है। देखो, चेकअप करने के बाद ये पता चला है कि इनके खान पान का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये पांचों ही गर्भवती हैं। इन्हें अच्छा खान पान दिया जाए तो इनकी हालत सुधर जाएगी। क्या बात कर रहे हो डॉक्टर साहब? मेरी माँ हमारी पत्नियों का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। शायद कमी हमारी पत्नियों की होगी, वही नहीं खा रही होंगी खाना समय पर। इस तरह पांचों बेटे अपनी माँ के प्यार के आगे डॉक्टर की सलाह को भी कुछ नहीं समझते। कुछ दिन बाद घर में खाना नहीं होता। पांचों बहू जैसे तैसे करके एक एक रोटी बनाती है, वो भी अपनी सास से पूछने के बाद। सब्जी तो है ही नहीं, सूखी रोटी कैसे खाएंगे? तुम लोगों को सब्जी की जरूरत ही क्या है? जब घर में नमक है तो नमक से लगाकर खा लो, वैसे भी वही ठीक रहेगा। मालिनी की ये सारी बातें उसी दिन उसके पांचों बेटे ऑफिस से आने के बाद सुन लेते हैं। उन्हें इस वक्त हकीकत का सामना होता है। माँ, मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि आप हमारी पत्नियों के साथ ऐसा करती हैं। माँ, आपकी बहुत गलत बात है। हमें तो आपके ऊपर इतना भरोसा था कि आप अच्छे से हमारी पत्नियों की देखरेख करती होंगी, लेकिन अब आपकी रसोई का राज समझ आ गया है। अपनी सच्चाई अपने बेटों के सामने आने के बाद कंजूस सास हड़बड़ा जाती है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। मैं तो बस जैसा है वैसा हमने देख लिया है। बस माँ, बहुत हुआ। अब हम पांचों भाई हर महीने आपके पास राशन पहुंचा देंगे, लेकिन अब हमारी पत्नियां और इस घर में नहीं रहेंगी। लेकिन बेटा मेरी बात तो सुनो। नहीं माँ, हम नहीं सुनना चाहते। हमारी पत्नियों की सेहत के साथ साथ हमारे बच्चों की सेहत का ध्यान अब हम लोग खुद रख लेंगे। अब से आपकी रसोई पर आपका ही हक होगा और किसी का नहीं। इस तरह मालिनी अपनी पांचों बेटों और पांचों बहू को रोकती रह जाती है। उसकी कंजूसी के चलते उसके पांचों बेटे अपनी पत्नियों को लेकर घर छोड़कर चले जाते हैं। अब वो खुद अपनी पत्नियों का अच्छे से ख्याल रखती है। बहुत जल्द पांचों गर्भवती बहू स्वस्थ बच्चों को पैदा करती है और यहाँ अपनी गलती के चलते मालिनी अकेली रह जाती है और उसे अपनी गलती का पछतावा होता है। कहते हैं ना, इंसान को इतना भी कंजूस नहीं होना चाहिए कि उसे अंत में कुछ हासिल ही ना हो। जैसा कि हमारी स्टोरी की सास के साथ हुआ। उसने इतनी कंजूसी दिखाई कि जिसके चलते उसके पास उसकी रसोई तो रही पर उसके बेटे और बहू अलग हो गए। वेल दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।